देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आपका टाइम पीरियड है वो एग्जाम से रिलेटेड ही है और नेक्स्ट मंथ ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका फाइनल ईयर का एग्जाम होने वाला है। तो इसी वजह से आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको 11th क्लास की हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे 5 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाला हूं जो कि 8 नंबर से रिलेटेड है और एग्जाम में पूरे चांसेस है कि वो जरूर आप बच्चों से पूछे जा सकते हैं। ना केवल मैं आपको क्वेश्चन दूंगा बल्कि मैं आंसर भी इसके साथ प्रोवाइड करा रहा हूं। ये मान के चलिए अगर एग्जाम में मैं होता और क्वेश्चन ये जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है अगर यही डायरेक्ट आ जाता तो किस प्रकार से इसका आंसर लिखना होता है मैंने बिल्कुल उसी तरीके से आप बच्चों के लिए लिखा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो वीडियो है वो एक रिस्पॉन्सिव वाली है। कहने का मतलब कि अगर इस वीडियो में एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है आप बच्चों का तो डेफिनेटली मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा 8 नंबर से रिलेटेड ही 11th क्लास की हिस्ट्री के, क्योंकि बच्चों एग्जाम के अंदर 8 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो 30% आपसे पूछे जाते हैं। ये मान के चलिए 80 में से 30 नंबर तो 8 नंबर वाले ही होते हैं जो कि 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर बच्चों के 2 या 3 क्वेश्चन छूट जाते हैं तो ये मान के चल लीजिएगा कि आपके कितने सारे नंबर यूं ही चले गए। तो चलिए फिर जानते हैं कि ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सो माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मेसोपोटामिया के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में आपको वर्णन करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन से लिया गया है। एग्जाम के अंदर मेसोपोटामिया से रिलेटेड बच्चों एक नई क्वेश्चन तो जरूर पूछा ही जाता है। इवन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं ना उसके अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। तो आप एक बात अच्छे से ये याद जरूर रखना कि जितना आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के अंदर अपना आंसर को पॉइंट में लिखोगे तो उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको मार्क्स काफी अच्छे मिले, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ टाइप में लिखते हो ना तो जो एग्जामिनर है ना वो भी आपका डीप तरीके से चेक नहीं करता और ऊपर से आपके नंबर भी कट हो जाते हैं। तो एक बेहतर प्रेजेंटेशन शो करने के लिए आपको पॉइंट में आंसर लिखना ही पड़ेगा। तो इस वजह से ये जो आपका आंसर है वो मैंने आपको टोटल 9 पॉइंट में कवर करवाया है। देखिए जैसे फर्स्ट पॉइंट में बात की गई है कि मेसोपोटामिया यानी जो आज के समय में इराक है, आप ब्रैकेट में ऐसे शो करोगे तो इससे ऐसा लगेगा कि आपको जानकारी काफी अच्छी है। तो ये एक विविधता वाला देश है। उसी तरह क्या आएगा, इसके पूर्व भाग के अंदर ऊंचे हरे भरे मैदान है और ये मैदान जो है वो पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते जाते हैं। साथ ही यहाँ पर साफ झरने जंगली फूल भी देखने को मिलते हैं। तीसरा है कि मेसोपोटामिया में अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा होती है और इसके उत्तर में ऊंची भूमि है जहां पर स्टेपी घास के मैदान है और इस प्रदेश में पशुपालक जो है वो आजीविका का मुख्य साधन है। चौथे पॉइंट में कि सर्दियों की वर्षा के बाद यहाँ पर जो भेड़ बकरी हैं यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों से अपना भरण पोषण करती है और पूर्व में दजला की जो सहायक नदी है वो परिवहन का एक अच्छा साधन भी मानी जाती है। उसी तरह मेसोपोटामिया का दक्षिणी जो भाग है वो एक रेगिस्तान है और इस रेगिस्तान में दजला और फरात नदियां बहती है। तो इन्हीं के बीच में तो मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, जब कभी नदियों में बाढ़ आती है तो इसके पानी को सिंचाई के खेतों में प्रयोग में लाया जाता है। तो इससे होता ये है कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो खेतों में जमा हो जाती है और साथ ही बच्चों फरात नदी में जब रेगिस्तान में प्रवेश करती है तो धाराओं में बढ़ जाती है और कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ें भी आ जाती है। ये सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर समझाते वक्त बताई भी थी, काफी डीप तरीके से बताया था। मैं दोबारा से समझाने बैठ जाऊंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो उसी तरह 8वां 9वां पॉइंट है कि वो सिंचाई से रिलेटेड है, जो कि गेहूं जो मटर या मैसूर की खेती के लिए इसमें सिंचाइयां की जाती थी। इसलिए वर्षा की कमी के बावजूद भी जो दक्षिणी मेसोपोटामिया है वहां की खेती जो थी वो प्राचीन विश्व में सबसे अधिक उपज देने वाली होती थी। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से मेसोपोटामिया का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर यानी कि भौगोलिक क्षेत्र था जो कि आपने 9 पॉइंटों में कवर किया। आप चाहो तो निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन भी लिख सकते हो इसी से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही पहले क्यों आई। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन वही वाला हो गया जो अभी हाल ही फिलहाल में मैंने आपको हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 औद्योगिक क्रांति पढ़ाया था जो कि सिंगल पार्ट में था। 50 मिनट की ये वीडियो थी। अगर आपने वो वीडियो पूरी देखी होगी तो गारंटेड है कि औद्योगिक क्रांति जैसा क्वेश्चन आपके लिए बच्चा सा साबित होगा, क्योंकि मैंने काफी डीप तरीके से उसको आपको बताया भी था। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको इसे प्रेजेंट कैसे करना पड़ेगा। तो शुरुआत में आपको उसके बारे में यानी औद्योगिक क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, जैसे कि औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जिसके कारण 18वीं शताब्दी में कारखाना पद्धति का जन्म हुआ था जो सबसे पहले इंग्लैंड में थी। और इसके कुछ कारण थे जो कि इस प्रकार है, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि हो गया, कच्चे माल की प्राप्ति,
इंग्लैंड के अंदर जो बैंक थे उसकी संख्या भी तेजी से बढ़ती गई। देश का जो वातावरण था ना वो काफी शांत था, यानी कि युद्ध वुद्ध जो थे वो नहीं थे। उसी तरह जो जलवायु यानी क्लाइमेट भी था ना वो काफी फेवरेबल था। और ऊपर से जो विदेशी व्यापार होता है उसके अंदर भी वृद्धि ज्यादा देखने को मिली थी, क्योंकि जो लोग थे ना वह नए नए देशों को खोजकर व्यापारिक संबंध अच्छे बनाते थे, जिससे कि व्यापार में ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती थी। और ऊपर से एक अच्छा ये भी था कि वहां के लोगों के पास अपने विचारों की स्वतंत्रता थी। कहने का मतलब कि राइट टू फ्रीडम, कि वह किसी भी प्रकार का काम कर सकते थे, उनके ऊपर किसी चीज का तानाशाह जैसा राजतंत्र नहीं था। तो इसलिए वहां पे नए नए इन्वेंशन भी हमें देखने को मिले। ऊपर से लोहे तथा कोयले की खानों का विस्तार तेजी से हुआ। तो बच्चों इन सभी कारणों की वजह से औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में सबसे पहली बार आई थी। यहां पर आपने एक चीज नोट करी होगी कि मैंने हेडिंग डाली है, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों एग्जाम के अंदर ये जो फॉर्मेट होता है ना वो सबसे उच्च लेवल का होता है, यानी कि अगर आप इस चीज को यूज करते हो तो गारंटेड है कि आपको पूरे में से पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। एक तो आपने पॉइंट में हेडिंग डाली, फिर उसको एक्सप्लेन किया, तो काफी अच्छा सा शो होता है अगर आप अपनी आंसर शीट में ऐसा ही लिखते हो। तो आप याद रखना, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद ऐसी प्रेजेंटेशन एग्जाम के अंदर अपने यूज करने पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मध्यकालीन इस्लामिक जगत में वास्तुकला के विकास का वर्णन करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर है और आपको पता भी चल चुका होगा कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। जी हाँ, चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय। तो बच्चों हर क्वेश्चन को आपको शुरुआत से ही पॉइंट में लिखना जरूरी नहीं होता। हर एक क्वेश्चन की जो टाइप्स होती है ना वो अलग अलग होती है। तो जैसे इसमें आप पहले इंट्रो लिखोगे, इंट्रो में आप जो चीज लिखोगे इसी से पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आप उल्टा सीधा बना के नहीं लिख रहे हो और आपको जो नॉलेज है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड काफी अच्छी है। जैसे कुछ इस प्रकार से कि 10वीं शताब्दी तक इस्लामिक जगत ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया जिसने अपनी वास्तुकला द्वारा अपनी एक अलग ही स्पष्ट पहचान बना ली थी। और इस काल में अरब जगत में अनेकों मस्जिदें, महल तथा मकबरे बनाए गए थे जिनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से थी। अगर आप ऐसा इंट्रो लिखते हो तो 1 नंबर तो आपको यहीं मिल जाता है। तो अब यहाँ से आपकी जो वास्तुकला है तो सबसे पहले मस्जिद, तो मस्जिद के बारे में बहुत सारे यहाँ पर आपको पॉइंट देखने को मिल जाएंगे जो कि इसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे। जैसे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी जो भारी प्रतीक जो था ना धार्मिक इमारत वो मस्जिद ही थी, जो कि स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक फैली गई थी। और इसमें क्या था कि यह इबादत गाहों मकबरों के जैसे ही दिखती थी, क्योंकि इसके अंदर भी टॉम यानी कि जो गुंबद होती है वो एक जैसी होती है। और इनकी मुख्य विशेषताओं में जो मेहराब होता है जिसे हम गेट कहते हैं, गुंबद, मीनार, खुला सहन यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पे लोग धार्मिक प्रार्थनाएं करते हैं, ठीक है। और ये जो इमारतें थी ना वह खासकर जो मुसलमान थे, जो इस्लाम को अपनाते थे, उनकी धार्मिक और व्यवहारिक आवश्यकताओं को पूरा करती थी। मस्जिदों में एक खुला प्रगणन होता था जहां पर लोग नमाज पढ़ा करते थे। साथ ही एक मंच होता था जहां पर शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को दोपहर की नमाज के समय प्रवचन यानी उर्दू में अगर बात की जाए तो इसे खुतबा कहा जाता है, जहां पर जो धार्मिक गुरु होते हैं जिन्हें इमाम कहा जाता है वह इस्लाम के बारे में जानकारी प्रदान कराते हैं लोगों को, ताकि उनका धर्म के प्रति विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो सके, ठीक है। और उसी तरह इमारत में एक मीनार जुड़ी होती थी और इस मीनार का जो प्रयोग था ना वह नियत समय पर नमाज के लिए लोगों को बुलाने के लिए किया जाता था, यानी एक प्रकार से अजान के लिए ये मीनार होती थी। और आज के समय भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। मीनार जो थी वो एक नए धर्म के अस्तित्व का प्रतीक थी। शहर और गांव में लोग जो थे ना वह समय के अनुसार 5 यानी कि 5 वक्त की नमाजों की सहायता से समय का पता लगाते थे, जो कि सुबह, दोपहर, शाम और शाम थोड़ा ढलने के बाद और रात को। तो ये इस प्रकार से दिन को बांटा जाता था और आज के समय में हमें यही विशेषताएं देखने को मिलती है। तो ये तो है आपकी इस्लामिक जगत में वास्तुकला से रिलेटेड मस्जिद के बारे में। और यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको महलों के बारे में भी जिक्र करना पड़ेगा, जैसे कि उम्मैद आप अच्छे से जानते हैं, चैप्टर समझाते वक्त मैंने आपको बताया था। इनके द्वारा मरुस्थली महल बनाए गए थे। इनमें फिलिस्तान में किरबत अल मजवर, जॉर्डन में कुसरई अमरा शामिल थे। यह जो महल थे ना वो काफी लग्जरी स्थान हुआ करते थे, लग्जरी मतलब काफी महंगे वाले, ठीक है। और यहाँ पर शिकार, मनोरंजन और साथ ही आराम करने के ये स्थल होते थे। ये जो महल थे वो पूरी तरीके से चित्र से, प्रतिमाओं से और भव्य पच्चीकारी से सजाए जाते थे। तो कुछ इस प्रकार की मध्यकालीन में इस्लामिक जगत की वास्तुकला देखने को मिली, जिनका विकास कुछ इस प्रकार से हुआ था। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से जरूर समझ आ चुका होगा।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने से पहले आपके साथ मैं एक चीज शेयर कर देना चाहता हूँ कि बच्चों आपके अपने चैनल क्विक प्रैक का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है, जहां पर आपको अपडेट भी मिलते हैं कि कब मैं वीडियो अपलोड करता हूं और साथ ही जितने भी आपके सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स होते हैं वो वहां पर अवेलेबल होते हैं। बहुत बच्चे कमेंट में भी पूछते हैं सर मुझे इसकी पीडीएफ चाहिए, इवन व्हाट्सएप में भी पूछते हैं। तो सिर्फ पीडीएफ जो होती है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड की जाती है। तो इस वजह से 900 से ज़्यादा बच्चे इस ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं जो फ्री में पीडीएफ ले भी रहे हैं, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि उनको नोट से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा होगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम टाइम भी है। तो मैं चाहता हूँ बच्चों अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो 5 क्वेश्चन है ना इनकी पीडीएफ भी मैं आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पुनर्जागरण का जन्म सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है औद्योगिक क्रांति से, जिसमें बात की गई थी कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों आई, तो उसके आपको रीजन बताने थे। तो उसी तरह पुनर्जागरण का जो जन्म था सबसे पहले इटली में ही क्यों हुआ, तो इसके भी आपको रीजन बताने हैं। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 और 9 से लिए गए और काफी पॉपुलर भी है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। तो आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। तो शुरुआत में आपको वही छोटा सा एक इंट्रो देना पड़ेगा कि जो पुनर्जागरण जिसे रिनेंसा के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो उदय था ना वो 1350 से 1550 के बीच में हुआ था और इसका प्रसार बाद में जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी देखने को मिला था। क्योंकि सबसे पहले ये इटली में आया था तो इसके कारण कुछ इस प्रकार के थे, जैसे कि पहले में बात की गई है इटली जो था वो एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था और साथ ही इटली देश के अंदर फ्लोरेंस, वेनिस जैसे नगरों की स्थापना भी हुई थी। उसी तरह इटली के अंदर मिडिल क्लास यानी कि एक जिसके पास पैसा अच्छा हो, एक धनी व्यापारिक मध्यमक, यहाँ पर भी इसका जन्म देखने को मिला था। यह जो था वह सामंत और पॉप की परवाह नहीं करते थे और इन्होंने मध्यकालीन मान्यताओं का उल्लंघन भी किया था। इन सब से पुनर्जागरण की भावना को बल भी मिला और साथ ही यहाँ पे साहित्यकार और कलाकारों को भी काफी प्रोत्साहन मिला और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिला, क्योंकि इटली के अंदर मानववादी विचारों को जो अपनाया गया था। इटली में पुनर्जागरण पनपने का एक अन्य कारण ये भी था बच्चों की जो प्राचीन रोमन सभ्यता थी जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 3 में बात करी भी थी, तो इसकी झलक यहीं पे देखने को मिलती थी क्योंकि ये जन्म स्थान इसका यहीं पे ही रहा था। तो इसलिए वह इस सभ्यता को अपनाना चाहते थे और यह उनकी हिस्ट्री के साथ जुड़ा भी हुआ था। तो एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर यह भी था कि जो सामंती प्रथा थी ना, यानी जो हमने चैप्टर नंबर 3 ऑर्डर में बात करी थी फ्यूडलिज्म के बारे में, इटली के अंदर मजबूत नहीं थी। इसी कारण जो राज्य नगर थे ना वह लिबरल यानी कि आजाद थे अपने नए विचारों को लेके और इसी कारण यहाँ पे नए नए इन्वेंशन भी देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़्यादा बात की जाती थी। लोग जो थे वह धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा के बारे में ज़्यादा बात करते थे और इन सभी की वजह से इटली के अंदर ही रिनेंसा यानी कि पुनर्जागरण सबसे पहले देखने को मिला था। तो कुछ इस तरीके से आपके 8 नंबर कवर होते हैं अगर आप इन सभी पॉइंट के बारे में काफ़ी अच्छी समझ के साथ लिखेंगे तो। और बच्चों अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की कि मेसोपोटामिया के उर नगर की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार से याद दिला रहा हूँ कि मेसोपोटामिया जैसे चैप्टर के अंदर से आपके एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर तो 8 नंबर में से ही 2 क्वेश्चन निकल गए 8-8 वाले, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर में भी पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन अगर आप इसे 8 में याद कर लेते हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर चाहिए 1 नंबर में आया, 3 नंबर में या फिर 8 नंबर में, आपको तो प्रॉपर अच्छे से याद ही है और अच्छे से समझ भी है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल हेडिंग डालनी है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी जो मैंने आपको हिस्ट्री का फर्स्ट एपिसोड करवाया था क्वेश्चन आंसर सीरीज से रिलेटेड, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाला भी था। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हेडिंग पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि मेसोपोटामिया के उर नगर की मुख्य विशेषता ये थी कि यहाँ की जो गलियां थी ना काफी संकरी मतलब होता है नैरो और टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। उसी तरह जो जल निकासी थी यहाँ पर ये व्यवस्था भी देखने को मिली थी। लोग जो थे अपने घरों की सफाई करने के बाद जो कूड़ा होता था ना उसे गलियों में डाल देते थे। और उसी तरह यहाँ पे जो खिड़कियां होती थी ना, जो कमरों में खिड़कियां लगाई जाती है वो होती नहीं थी, यानी इनकी कमी थी। ऊपर से जो शवों को दफनाना होता था ना उनके लिए अलग से कब्रिस्तान भी था। लेकिन एक खास बात ये भी देखने को मिली है कि कुछ घरों में फर्शों के नीचे लोग दफनाए भी जाते थे।
और सबसे इंपॉर्टेंट है कि घरों के बारे में और नगर निवासियों के कुछ अंधविश्वास थे, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि आपसे स्टेटमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। जैसे कि जो घर की दहलीज थी ना, वह ऊपर उठी हो तो क्या होता था कि व्यक्ति धन दौलती वाला होगा, यानी घर के अंदर लक्ष्मी पैसा आएगा। उसी तरह अगर सामने का दरवाजा किसी दूसरे के घर की ओर खुले तो वह भी काफी लकी माना जाता था। और एक लास्ट ये था कि घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा अगर बाहर की ओर खुले तो पत्नी जो है अपने पति के लिए यांत्रा, यांत्रा मतलब टॉर्चर, पीड़ा का कारण बनती थी। तो ये कुछ अंधविश्वास मेसोपोटामिया के उर नगर निवासियों की विशेषताओं में जोड़े जाते थे। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा लगा होगा और काफी इजी भी है, आपको अच्छे से पता भी होगा पहले से भी। तो बच्चों ये थे आपके 8 नंबर वाले 5 क्वेश्चन, और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ये जो वीडियो है वो एक ट्रायल बेस पर है, यानी कि अगर आपका इस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है और मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ वाकई में बच्चों को इन क्वेश्चन की काफ़ी ज़्यादा नीड है, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए अलग से सीरीज और लेके आऊँगा 8 नंबर वाले क्वेश्चंस की, ताकि एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे से लिख कर आ सको। ठीक है, पीडीएफ जो वो टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी आपको मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लेना। और साथ ही हमारे अदर सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल है आप उन पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए करेगा, और प्लेलिस्ट में आपको कोर्स से रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएगी। इवन जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ लेके चल रहा हूँ। कोर्स जो है वो आपका 9 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया, 2 चैप्टर रह गए, वो भी अभी कुछ दिनों में हो जाएंगे। तो सारा मटेरियल अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप में। अगर कोई इंक्वायरी डाउट कुछ भी हो कमेंट में लिख देना, चाहो तो पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। आप आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही।